हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में राम रेखा सिंह ईश्वर का स्मरण करते हुए बिस्तर से उठे और उठते ही अपनी बड़ी बहू पुष्पा को आवाज दी, ए बेटी पुष्पा, पानी लाओ। आवाज सुनकर पुष्पा तांबे के लोटे में रखा पानी लेकर हाजिर हुई। राम रेखा सिंह ने एक ही सांस में पानी पिया और उठकर नित्य क्रिया हेतु बाहर निकल गए। पुष्पा किचन में वापस आई और ससुर जी के लिए चाय नाश्ता तैयार करने में जुट गई। राम रेखा सिंह को पेट में कुछ तकलीफ रहती थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें तांबे के लोटे में ही रात को ही भरकर रखे पानी को सुबह उठते ही खाली पेट पीने की सलाह दिया था। पिछले 3 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत जारी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सेमरा गांव के राम रेखा सिंह एक संपन्न और धर्मपरायण हिंदू है। तकरीबन 50 बीघे उपजाऊ जमीन के जोतदार और विगत 15 वर्षों से लगातार गांव के मुखिया हैं ये। इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विनय सिंह है, उम्र लगभग 35 वर्ष। खेती बाड़ी का काम यही संभालते हैं। गांव के समीप ही अपना निजी नर्सरी विद्यालय भी चलाते हैं। पेट्रोल पंप का लाइसेंस किसी तरह पास हो जाए, इसी जुगत में आजकल सुबह से शाम तक घर से बाहर ही रहते हैं। इनके विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संतान सुख से महरूम है। इनकी पत्नी पुष्पा किसी जैविक समस्या के कारण संतान को जन्म देने में असमर्थ है। कई डॉक्टरों को दिखाया, ओझा तांत्रिक प्रत्येक तरीके आजमाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब तो उम्मीद भी छोड़ चुके हैं ये। एक संतानहीन महिला को परिवार में जितना सुख और अहमियत मिल सकती है, उसे पुष्पा भी इस परिवार में बखूबी प्राप्त कर रही है। छोटे बेटे जुगनू सिंह की उम्र लगभग 28 वर्ष है। इनका अभी 2 वर्ष पहले विवाह हुआ है। खेती में ही हाथ बटाना और पिता की मुखिया वाली जिम्मेदारियों को थोड़ा बहुत बांट लेना इनका काम है। वैसे जिले के मुख्यालय में एक मोबाइल का शोरूम भी खोलने की तैयारी में है ये। ईश्वर की कृपा से इनका 1 वर्ष का एक बेटा है, इसलिए सास ससुर जी की विशेष कृपा और स्नेह का भरपूर अधिकार रखती है इनकी पत्नी कोमल। इन्होंने परिवार का वंश बचा लिया, इस एहसान तले पूरा परिवार दबा है। इनके महत्व को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इस परिवार में छोटी बहू होने के बावजूद घर के अहम मामलों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बड़ी बहू पुष्पा भी इनकी हाँ में हाँ ही मिलाते हुए देखी जा सकती है। समाज की बनाई दकीयनुस परंपराओं एवं अवांछित उम्मीदों पर खरी नहीं उतरने का बड़ा भारी भुगतान कर रही है पुष्पा। सरल और निश्चल स्वभाव की पुष्पा लगातार यही कोशिश करती रही कि परिवार और सास ससुर को कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। कभी वो अनजाने में भी ऐसी कोई गलती ना करे जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। सबसे अधिक सेवा वही करती है परिवार की, हल पर हाजिर रहती है उनकी चाकरी में, कभी कोई मांग अथवा शिकायत नहीं करती। फिर भी वह परिवार में एक दोयम दर्जे का व्यवहार पाने को अभिशप्त है। दूसरों के ऊपर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर एक महिला को सबसे अधिक संबल अपने पति से ही मिलता है। उसी के बल पर वह समाज और परिवार में अपना सम्मान सुरक्षित रख पाती है। पर जब पति भी उसे मुंह फेर ले तो फिर एक दयनीय जिंदगी जीना ही उसकी नियति बन जाती है। हाँ, बदले जमाने के साथ कदम ताल कर चलने वाली महिलाएं इन विद्रूपताओं से अब मुक्त हो चली हैं। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है अब, पर अभी तक जो स्वयं को सशक्त नहीं बना पाई, उनके लिए इस समाज में कदम कदम पर बंदिशों की बेड़ियां सहज ही देखी जा सकती हैं। यही अवस्था पुष्पा की भी है। उसके पति भले ही अपनी व्यथा जाहिर ना करें, किंतु इतना वो भी समझती है कि नाउम्मीदी का जो विष परिवार में घुल रहा है, उससे उसके पति भी अछूते नहीं। कहीं ना कहीं रिश्तों में एक दूरी और कड़वाहट घुल ही गई है। यहाँ तक कि बोलना भी बहुत कम ही हो पाता है पति पत्नी के बीच। कुल मिलाकर एक निम्न स्थिति और महत्वहीन जीवन ही अब उसका यथार्थ है। सुबह के लगभग 6 बजे राम रेखा सिंह नित्य क्रिया से लौटकर वापस आए और बैठकर नाश्ता करने लगे।
पुष्पा ने चाय और चने की घुंघनी नाश्ते में बनाया था। इसी बीच पुष्पा की सास भी जगी और घर के कामों में व्यस्त हो गई। पुष्पा ने भी किचन में जाकर बाकी काम करना शुरू कर दिया। आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी राम रेखा सिंह के यहाँ कोई घरेलू नौकर या नौकरानी नहीं रखी गई है। घर के लगभग सभी छोटे बड़े कार्य पुष्पा के ही जिम्मे हैं। छोटी बहू भी कभी कभी घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा देती है, पर यह सब उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अथवा मजबूरी नहीं है। सास भी कुछ छोटे मोटे किचन के काम देख लिया करती है। राम रेखा सिंह के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हुए अक्सर उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन पुष्पा के लिए ये सब कार्य ऐच्छिक ना होकर अनिवार्य प्रकार के हैं। वे चाहे ना चाहे सब करना ही पड़ता है। बिना आज आएंगे वापस की नहीं अमेठी से कहकर तो गए थे कि दोपहर तक आ जाऊंगा, कुछ खबर है क्या? राम रेखा सिंह ने नाश्ता करते हुए ही जोर की आवाज में पुष्पा से पूछा। जी बाबूजी, बोले तो यही थे कि आ जाएंगे, पर अगर कोई जरूरी काम आ गया या कार्यालय का काम अटक गया तो शायद रुक भी जाए। किचन में आटा गूंथते हुए पुष्पा ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। पता नहीं कौन सा काम करवा रहे हैं कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। 3 महीने से तो यही लगा हुआ है, कभी ये कागज कभी वो कागज, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस। भगवान जाने कब तक लाइसेंस बनकर तैयार होगा उनका। अच्छा जल्दी खाना बना दो, खेत पर जाना है। बोरिंग वाला काम चल ही रहा है अभी। जी बाबूजी, बस आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। और बोलते हुए ओह और तेजी से हाथ चलाने लगी। तभी छोटी बहू कोमल भी किचन में आई और थोड़े से औपचारिक शब्दों के बाद बोली, दीदी गोभी के पराठे बना दो आज नाश्ते में। 2 दिन से ये बोल रहे हैं गोभी के पराठे खाने को, और नमक थोड़ा चटक ही रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बना दूंगी। गोभी पराठे बनाने में कितना वक्त लगेगा? पर जुगनू बाबू उठे कि नहीं अभी? रोज सुबह देरी से उठना सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम जगा दिया करो टाइम से और तुम भी उठ जाया करो। ताजी हवा बहुत जरूरी है सुबह की। पुष्पा ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ मजाकिया लहजे में ही कोमल से कहा, सही कह रहे हो दीदी, पर रात में ही इतनी देर हो जाती है कि सुबह नींद ही नहीं खुलती, पर कोशिश कर रही हूँ। अच्छा दीदी, मैं नहाने जा रही हूँ, 2 कप चाय भी रख देना, आकर पीती हूँ। उन्हें भी लगे हाथ जगा दूंगी। बिस्तर से उठते ही चाय पीने की आदत पड़ गई है इनको तो। कोमल ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तुम नहा कर आओ, चाय तैयार मिलेगी। उसी समय उनकी सास भी किचन में दाखिल हुई और खुद भी एक फरमान सुना दिया, पुष्पा 1 गिलास पानी काला नमक डालकर गर्म कर दो, जरा उंगली सेक ले, दर्द बहुत बढ़ गया है। सासू जी की दाहिने हाथ की एक उंगली 2 दिन पहले दरवाजे में दब गई थी, इसलिए मोच आ गई। उसी की सिकाई में वो लगातार व्यस्त है पिछले 2 दिनों से। जी अम्मा अभी देती हूँ। पल्लू से सिर को ढकते हुए पुष्पा ने बड़े अदब से जवाब दिया। इस तरह सभी ने कुछ न कुछ फरमान सुनाया और फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पुष्पा को पिछली रात से ही हल्का बुखार था। इस समय भी उसकी अवस्था असहज ही थी, पर उसने किसी को बताना आवश्यक नहीं समझा। बताती भी तो किससे? यहाँ उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। मीठे बोल बस अपना काम निकलवाने के एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते थे। सास ससुर का उसके साथ व्यवहार वहीं तक अच्छा था जहां तक वो गलती ना करे या फिर उन लोगों को पुष्पा की आवश्यकता हो। इसके अलावा उसे ताने देना और बांझ तक कहना एक दैनिक कार्य है इस घर में। राम रेखा सिंह ने तो बकायदा एक डायरी तक बना रखा है जिसमें पुष्पा द्वारा की गई गलतियां दिनांक और समय के साथ लिखित में सहेज कर रखी जाती हैं। अगर उनसे कभी इस कार्य में चूक हो भी जाए तो सासू जी द्वारा याद दिला दिला कर लिखवाया जाता है। फिर ऐसे लोगों से अपना दर्द बयां करने से क्या लाभ? इसलिए चुपचाप सबकी हाँ में हाँ मिलाकर वो खाना बनाती रही। खाना खाकर राम रेखा सिंह खेतों की ओर चले गए। छोटा लड़का जुगनू सिंह भी उसी दिन शोरूम के सिलसिले में ही किसी जरूरी काम से लखनऊ जा रहा था। खाना खाकर और कपड़े पहनकर निकलने को तैयार हुआ तो कोमल धीमी आवाज में ही नसीहत के लहजे में बोली,
चुपचाप अम्मा से मिलकर धीरे से निकल जाइए, देखिएगा कहीं भाभी ना दिख जाए। शुभ काम से जा रहे हैं, उनका मुंह देखने की जरूरत नहीं। कोमल, ऐसी बातें मत किया करो, कितना ख्याल रखती हैं सबका भाभी। बाबू को भी तो वही संभालती हैं दिन भर। तुम्हें सिर में जरा सा दर्द भी हो तो सबसे पहले वही पूछती है, और तुम भाभी के बारे में ऐसी बातें सोचती हो। समझाने की मुद्रा में जुगनू ने कोमल से कहा, आप हर बात को इतना तूल मत दिया करो। अम्मा खुद मना करती हैं, कहती हैं उनको देखना काम बिगड़ने की शुरुआत है समझो। लेकिन अब बस बहस मत कीजिए, आप हमसे इस पर चुपचाप निकल जाइए। इस तरह जुगनू सिंह के कुछ और बोलने से पहले ही कोमल ने उसे चुप करा दिया। जुगनू ने भी अपनी पत्नी से न उलझने में ही अपना हित समझा और चुपचाप बैग उठाकर बाहर निकल गया। जुगनू सिंह एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, पारिवारिक कलह और आपसी मनमुटाव पर तनिक भी विश्वास नहीं करता। उसका मानना है कि वही घर समृद्ध एवं सुखी रह सकता है जहां आपसी एकता हो, जहां सब सदस्यों की अहमियत और सम्मान हो। महिलाओं की आपसी रंजिशें परिवार को नष्ट कर देती हैं, ऐसा वह स्वीकार करता था। इसीलिए हमेशा ही उसका यही प्रयास रहा कि पारिवारिक प्रेम और ऐक्य कायम रहे। लेकिन अपनी बड़ी भाभी के साथ होने वाला व्यवहार देखकर दुखी होने के अलावा वह और कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दो बार बड़े भाई विनय सिंह से इसकी शिकायत भी की, किंतु उन्होंने भी इस मुद्दे को हमेशा टाल ही दिया। शायद उनकी भी मौन सहमति शामिल थी इन सब के पीछे। शाम को विनय सिंह घर वापस आए तो रोज की तरह माँ ने अपनी बड़ी बहू पुष्पा की 2-4 पहले से तैयार शिकायतें उनसे कर दी। विनय सिंह जब पुष्पा के कमरे में गए तो उसकी कुशल क्षेम पूछने की जगह उन्हीं शिकायतों पर स्पष्टीकरण मांगते देखे गए। पुष्पा के लिए एक कोई नई बात नहीं थी, इसलिए अपनी सफाई में बस इतना ही बोली, जब आपको अम्मा की बात पर पूरा भरोसा है तो फिर हम क्या कहें, आगे आप जैसा उचित समझें। हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा अम्मा बाबूजी की खुशी के लिए, पर जब अब भगवान ने ही हमारी तकदीर उल्टी कलम से लिख दिया है तो क्या शिकायत करें दूसरों से। देखो, तुम्हें कोई गलत नहीं कह रहा है, पर तुम्हारी जो आदतें उन लोगों को पसंद नहीं तो फिर उन्हें बदलने में आखिर हर्ज ही क्या है, फिर वो लोग भी खुश रहेंगे। विनय सिंह ने भी समझाने की मुद्रा में अपनी बात रखी। समस्या क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन लोगों को एक पोता ना दे सकी, इस समस्या को कैसे ठीक करूं। चाहे मैं लाख कोशिश कर लूं, पर उन्हें खुश नहीं रख सकती। और बोलते हुए पुष्पा का गला भराया, आवाज भारी हो गई। विनय सिंह ने भी आगे कुछ ना बोलना ही उचित समझा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। रात के समय माँ ने विनय को अपने कमरे में बुलाया और कुछ गोपनीय बातें की। पिता राम रेखा सिंह भी वहां मौजूद थे। हर बार की तरह इस बार भी उन लोगों ने विनय को दूसरा विवाह करने के लिए राजी करने का प्रयास किया, लेकिन विनय सिंह किसी भी कीमत पर दूसरी शादी करने को तैयार नहीं थे। यद्यपि संतान की कामना उनके भीतर भी उसी प्रकार प्रबल थी जिस प्रकार उनके माता पिता के भीतर, किंतु केवल इस स्वार्थवश में वे अपनी पत्नी का अधिकार छीनकर किसी और को देने के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए रोजाना की ही भांति आज भी उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन वक्त का सबसे बड़ा गुण ही यही है कि अलग अलग समय पर वह अलग अलग रूप धारण करता है। इसलिए वक्त को अगर सबसे बड़ा बहुरूपिया कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। अपने स्वभाव के अनुसार लगभग 6 महीने बीतते बीतते वक्त ने एक नई करवट ली। इस नई करवट ने पुष्पा की अब तक की वीरान बनी जिंदगी में अंधेरे को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। विनय सिंह के मामा के गांव के एक रिश्तेदार की बेटी मंजू स्नातक की परीक्षा देने के लिए 1 माह के लिए राम रेखा सिंह के घर आई। अपने हंसमुख व्यवहार से उसने थोड़े ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। मंजू को परीक्षा दिलाने के लिए ले जाने की जिम्मेदारी विनय सिंह पर ही थी। वे हर तीसरे दिन मंजू को मोटरसाइकिल पर बिठाकर गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र पर ले जाते और फिर वापस ले आते। बड़ी तन्मयता से पूरे महीने विनय सिंह ने ये जिम्मेदारी निभाई। परीक्षा समाप्त हुई और फिर मंजू अपने घर वापस चली गई।
इधर पूरे परिवार का पुष्पा के प्रति व्यवहार में एक नाटकीय परिवर्तन आ चुका था। पुष्पा एकाएक सबके स्नेह की पात्र हो गई। विशेष रूप से अपनी सास और अपने पति से उसे जो स्नेह मिलना प्रारंभ हुआ वह अप्रत्याशित था। पुष्पा भी स्नेह के इस सागर में बिना कुछ सोचे गोते लगा रही थी। एक दिन सासू जी ने पुष्पा को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और बोली, बेटी तुम्हें 2 साल हो गए अपने मायके गए, क्या माँ की याद नहीं आती? जाओ अगले हफ्ते चली जाओ, विनय छोड़ आएगा। पुष्पा के लिए अपने कानों पर विश्वास करना कठिन था। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा अम्मा ने। मायके जाने की बात पर हमेशा बखेड़ा ही खड़ा किया। फिर आज चलो जो भी हो जाकर मिल आती हूँ माँ से, ना जाने फिर कब मौका मिले। और फिर पुष्पा ने गदगद मन से हामी भर दिया। अगले ही सप्ताह विनय सिंह उसे उसके मायके अमेठी छोड़ आया। मायके में 1 सप्ताह बीतने पर एक दिन विनय पुष्पा के घर शाम को पहुंचा। थोड़ी देर बाद नए कपड़ों में तैयार होकर वहां से निकलने लगा तो पुष्पा मजाक में ही पूछ पड़ी, इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं आप? किसी की शादी में जा रहे हैं क्या? हाँ, एक बड़े करीबी मित्र की शादी है आज, वहीं अटेंड करने जा रहा हूँ। वहीं से सुबह घर निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा और मोटरसाइकिल जरा धीरे चलाया कीजिए, रफ्तार तेज ही रहती है आपकी हमेशा। और कहते हुए पुष्पा मुस्कुरा उठी। विनय ने भी मुस्कुराकर ही ठीक है मैं जवाब दिया और फिर तेजी से वहां से निकल गया। अगले दिन शाम को पुष्पा के भाई ने आकर खबर सुनाई कि विनय सिंह ने मंजू नाम की उन्हीं की रिश्तेदारी की एक लड़की से कल रात में ही मंदिर में विवाह कर लिया। उसने ये भी बताया कि यहाँ से तैयार होकर विनय सिंह अपने विवाह के लिए ही गया था। पुष्पा पर एक खबर वज्र की तरह टूटी। सारे सपने और आशाएं एक ही पल में धराशायी हो गए। घर के लोगों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए पुष्पा को तैयार करना चाहा, पर उसने मना कर दिया। उसे कहीं न कहीं यह विश्वास था कि विनय ने जरूर बहुत मजबूर होकर ही यह कदम उठाया है। उसे अब भी यह भ्रम था कि विनय उससे प्रेम करता है और वह इस भ्रम को टूटने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अब यही भ्रम उसके जीने का एकमात्र सहारा बनने वाला था। पुष्पा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि विनय उसको छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद जब पुष्पा अपने ससुराल वापस आई, सभी उससे कतराने लगे। जब वो अपने कमरे में गई तो कमरा वैसे का वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। पुष्पा थोड़ी खुश हुई कि अगर विनय की शादी हुई होती तो उसकी नई पत्नी इसी कमरे में ही रहती, लेकिन कमरा खाली होने का मतलब विनय की शादी की बात झूठ थी। पुष्पा यह सब सोच ही रही थी कि पीछे से दुल्हन के रूप में पानी लेकर मंजू खड़ी थी। उसके पीछे विनय भी था। उसने पुष्पा को समझाने की कोशिश की कि पुष्पा, तुम्हारा स्थान आज भी वही है जहां कल तक था। मंजू के लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था की गई है। पुष्पा विनय की बात सुनकर सन्न रह गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी तक जिसे वो एक भ्रम समझकर जीती आ रही थी, वो बात तो सच निकली। पुष्पा का मन अब उस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और विनय को ये साफ कह दिया कि अब वो उसके कमरे में कभी नहीं आएगा। पुष्पा इस हालत में अपने मायके वापस नहीं जाना चाहती थी और उसने ये तय भी कर लिया था कि वो अब इस घर में रहेगी भी नहीं। दूसरे दिन दोपहर में पुष्पा झाड़ू लगाकर जैसी मुड़ी चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि पुष्पा मां बनने वाली है। मां बनने की खबर सुनकर सभी लोग पुष्पा की सेवा में लग गए, लेकिन पुष्पा का इरादा नहीं बदला। अब तो उसे जीने का एक सहारा भी मिल गया था। एक दिन वो घर से निकल पड़ी और अमेठी में ही एक किराए का रूम लेकर रहने लगी। कुछ दिन तो उसके मायके वालों ने उसकी सहायता की, लेकिन बाद में पुष्पा भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी। कुछ दिनों के बाद पुष्पा को एक लड़का हुआ, जिसे देखकर पुष्पा की जिंदगी चलने लगी। उधर शादी के 1 साल बाद भी मंजू मां नहीं बन सकी। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती। एक खबर सुनकर
विनय और उसकी माँ को एक सदमा सा लग गया। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि पुष्पा वापस आ जाए, लेकिन पुष्पा ने साफ मना कर दिया कि अब उसका उस घर से कोई मतलब नहीं है। उसकी पत्नी अब मंजू ही है, मैं नहीं, क्योंकि पुष्पा को भी मंजू का दर्द समझ में आ रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद मंजू को और ज्यादा तकलीफ हो। आखिर वो भी तो एक स्त्री ही तो है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।